हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 18 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें मैंने टोटल 3 आर्टिकल लिए हैं। 2 आर्टिकल मिसलिनियस हैं जो कि डिफेंस और प्लेसेस इन न्यूज़ पे बात करते हैं। पहला आर्टिकल बात करता है जो यूएसए बिल पास करने की बात कर रहा है, रशियन सैंक्शन बिल, जिसमें वो कंट्रीज़ जो रशिया से ऑयल लेती हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, उनके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे 500% तक। तो इंडिया, ब्राज़ील, चाइना ये सब क्या है, कहीं ना कहीं टॉप इम्पोर्टर हैं। ये इम्पोर्ट करते हैं रशियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स रशिया से। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इस चीज़ को डबल स्टैंडर्ड कहा है। मैं आपको अगेन ये पॉलिटिकल है, इसका बेसिक रेफरेंस बताऊंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्रूड ऑयल का कैसे स्टैंडर्ड मॉनिटर किया जाता है, क्या होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्या होता है ब्रेंट क्रूड। ये जो ब्रेंट क्रूड एक टाइप होता है, ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है, नॉर्थ सी से निकाला जाता है। तो ब्रेंट क्रूड के ऊपर भी 2011 में सवाल था, नॉर्थ सी के ऊपर, नॉर्थ सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज़ के ऊपर 2024 में सवाल था। तो मैं आपको इन दोनों का इंटरकनेक्शन समझाऊंगा। फिर मैं समझाऊंगा क्रूड ऑयल को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ये जो आप देख रहे हो क्रूड ऑयल फाइनली ये बन के हमारे इंजन में जाता है तो कैसे बर्न होता है, कैसे हाइड्रोकार्बन का यूज़ होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा इथेनॉल में जो मिक्सिंग करने की बात हो रही है वो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। ओवरऑल होलिस्टिक लेवल पे आर्टिकल में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जीएस पेपर 1 की नेचुरल रिसोर्सेज, जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है ये। इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आया था, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर to crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Explain its implication. तो इस आर्टिकल के की पॉइंट्स से को बना करके मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बना के दूंगा, ठीक है। आर्टिकल में अभी जब ये आर्टिकल समझा लूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कैसे आप ये डिसाइड करें कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने का उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है जितना हमारे पास प्रोसेसिंग करने का पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन हमें क्रूड ऑयल तो चाहिए होगा ना प्रोसेसिंग करने के लिए। सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा मैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल नहीं है, दिस इज़ द डिफरेंस। पोटेंशियल ये नहीं कह रहा कि हमारे पास है ही नहीं रिफाइनरी, या हमारे पास बिल्कुल कोई सोर्स ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि इतना होना कि आपकी एनर्जी डिमांड को फुलफिल की जा सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी डिमांड को। फिर आते हैं बात सेकेंड आर्टिकल, वो डिस्कस करता है बानक चिरला प्रोजेक्ट के ऊपर। ये किस तरीके से गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, कैसे वाटर उठा के यहाँ से लाया जाएगा। फिर इसी के बीच में एक लेक है कोलेरू लेक, जो कि रामसर की वेटलैंड साइट है। एक्सप्लेन करूँगा कैसे 2023 में सवाल आया था, क्या है सिग्निफिकेंस कोलेरू लेक की। फिर यहीं पे श्री शैलम भी एक प्रोजेक्ट है, वो नल्ला मल्ला हिल पे है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे PYQ आया हुआ है, एग्जैक्ट शो करूँगा, इनके ऊपर सवाल आया हुआ है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बानक चेरला प्रोजेक्ट 2 स्टेट्स के बीच में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो दोनों के बीच टसल है, जिसमें आता है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के बाद इंटर स्टेट वाटर काउंसिल। आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे इंटर स्टेट वाटर काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल में फ़र्क है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या क्या किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया कि अगर 2 स्टेट्स को प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से उन मैटर को रिजॉल्व किया जाए। वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ठीक है। अगेन आर्टिकल सिर्फ बानक चेरला प्रोजेक्ट पे बात करता है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल इसमें पॉलिटी भी समझाऊंगा, इसी में मैं आपको समझाऊंगा एनवायरमेंट कंजर्वेशन कोलेरू लेक के ऊपर भी, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और बोथ, ठीक है। अगेन ये दो के बीच की प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है, तो इस आर्टिकल से कैसे आप इस क्वेश्चन में पॉइंट्स डाल सकते हो वो भी मैं पॉइंट्स डाल के आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको इंटरकनेक्शन फील हो कि आर्टिकल कभी आइसोलेशन में मत पढ़िए। आप कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल से एटलीस्ट एक MCQ आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है देन समवेयर यू आर लैकिंग, और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हम जिस सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है, प्लस माइनस निगेटिव प्रो कॉन बस यही बताते रहेंगे और कोई PYQ ही नहीं करेक्ट कर पाएंगे, इट विल बी एब्सोल्यूट वेस्ट, ठीक है। तो कोशिश हमेशा यही रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को आप किसी का सुनिए, किसी का पढ़िए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, बट 2 चीज़ हमेशा यूनिवर्सल रखिए UPSC में, एक PYQ, दूसरा सिलेबस, ठीक है।
थर्ड आर्टिकल बात करता है चाइना की जो रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप है, किस तरीके से चाइना ने अपना जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में जितना है उससे भी ज़्यादा बना लिया है, राइट। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, तो उसी से कनेक्टेड सवाल जीएस पेपर 3 2022 में आया था। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? क्योंकि चाइना ने ये काम किया है, तो हम देखेंगे चाइना ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे चाइना का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एक्सेल कर गया, और क्या लर्निंग्स लेके हम इस आर्टिकल या इस क्वेश्चन में पॉइंट्स डाल के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सारे एज इट इज कनेक्टेड पॉइंट्स डालूंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल एज यूजुअल जीएस 1-3 के लिए रेलेवेंट है। 1 में आपको बताया क्या, की नेचुरल रिसोर्सेज, 3 में इंटरनेशनल रिलेशन। तो यूएस कांग्रेस ने एक रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 को कंसीडर करना स्टार्ट किया है, जिसमें 500% तक टैरिफ उन कंट्रीज पे लगाने की बात की गई है जो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कनेक्टेड हैं टू ऑयल, ठीक है। उनके ऊपर इतना सैंक्शन, इतना टैरिफ लगेगा। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील वो कहीं ना कहीं टॉप बायर्स में आते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया को लग रहा है कि भाई साहब ये चीज़ बहुत गलत है। इसको डबल स्टैंडर्ड का रेफरेंस भी दिया है इंडिया ने। नेटो के चीफ ने भी ये भी चीज़ बोली है इन 3 कंट्रीज से कि भाई साहब आप प्रेशर डालो रशिया के ऊपर, जिससे ये यूक्रेन की वॉर बंद हो। ये ना हो कि बस आप एक तरफ, उनको क्या लग रहा है, नेटो को, यूएसए को लग रहा है कि जो मनी यहाँ से मिल रहा है किसको, रशिया को, अपना ऑयल बेच के, उस मनी को वो फाइनेंस करने में लगा रहा है वॉर को, रशिया में जो वॉर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दोनों तरीके से एक साइकिल के तरीके से काम कर रही है। इन लोग को प्रॉब्लम हो रही है यूरोपियन को, क्योंकि रशिया के पास पैसा आ रहा है। अब इंडिया ने इसी चीज़ के रेफरेंस में कहा है कि हमारे पास राइट है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने का। हमारे पास एनर्जी डिमांड है, हमें उसे सेटिस्फाई करना होगा, हमें उस चीज़ को फुलफ़िल करना होगा, और फुलफ़िल करने के लिए हम खुद ही प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना, हम कहाँ से मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ये चीज़ तो हमारा होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो उसी के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंडिया ने इसी को डबल स्टैंडर्ड तरीके से कहा कि 2017 में ट्रम्प भाई साहब आए, बोले ईरान से ऑयल मत लो, फिर हमने वो किया, तो हम क्या मतलब यहाँ पे कोई कठपुतली बने बैठे हुए हैं क्या? और जबकि यूरोप खुद कहीं ना कहीं रशिया से कुछ एक्सटेंट तक सारा का सारा ट्रेड कर भी रहा है, तो उस चीज़ को हमने डबल स्टैंडर्ड का नाम दिया है। और इस चीज़ को इंडिया का कंसर्न, मतलब एस जयशंकर ने भी ये चीज़ कन्वे की है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है, राइट, वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी, इंडिया की सबसे मेन चीज़ क्या है, एनर्जी डिमांड ही सबसे मेन है करेंटली। हर चीज़ उससे इम्पैक्टेड है, बिजली से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कहीं ना कहीं ये क्रूड ऑयल। तो इस वजह से बहुत रिलेवेंट हो जाता है ये आर्टिकल। अब देखते हैं क्या है सैंक्शन बिल की डिटेल्स। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट सेक्शन 17 कहीं ना कहीं 500% एड वैलोरम टैरिफ लगाने की बात करता है। एड वैलोरम मतलब टोटल वैल्यू पे लगाता है। मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5 कंटेनर रखे हैं, 5 कंटेनर की वैल्यू मान लो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये पे लगेगा, राइट। लेकिन अब एड वैलोरम टैक्स ये होता है जो पूरे ओवर वैल्यू पे लगे। अगर बोला जाए एक एक क्वांटिटी पे लग रहा है, एक बैरल पे इतना, दूसरे बैरल पे इतना, तीसरे पे इतना, तो एड वैलोरम नहीं होता है, ठीक है। एड वैलोरम हमेशा किस पे लग रहा है, ओवरऑल वैल्यू पे लगता है, और दूसरी चीज़ क्वांटिटी पे लगती है। सेकेंडरी सैंक्शन भी कहा है कि भाई साहब 100% तक टैरिफ लगाएंगे उन कंट्रीज़ पे जो कंट्रीज़ कंप्लाई नहीं करेंगे इस ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर की जियोपॉलिटिक्स को कि भाई साहब करने की कोशिश क्या कर रहे हो। एनर्जी इंडिया का जो रिस्पॉन्स था अगेन एज यूजुअल था कि भाई साहब अगर टोटल देखा जाए तो इंडिया जो है 40 कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, लेकिन अब ये नहीं है कि हमारी दूसरी कंट्रीज हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेंगी, हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ को डिक्टेट करेंगी हमें करना कैसा है, राइट। तो इंडिया ने कहा है कि भाई एक बार सैंक्शन पास हो जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना कैसे, क्योंकि हम ऐसा नहीं केवल रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हमने बहुत ही डाइवर्सिफाई कर रखा है किसका, अपना ऑयल इंपोर्ट को, कि ये ना हो कि एक से ना मिले दूसरे से मिलेगा, दूसरे से ना मिले तीसरे से मिलेगा। लेकिन अगेन दिस विल इम्पैक्ट आवर बजट, कि अगर रशिया से ऑयल बंद होता है तो बाकी जहाँ तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा ना, तो जब बाकी जहाँ से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया की जो खर्चे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे तो पेट्रोल का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकिल कनेक्टेड है, एक छोटा सा इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत ही बड़ा डिफरेंस लेके आता है। अब देखते हैं मेन चीज़ है क्या, ठीक है। इसी के साथ जो कनेक्टेड डेवलपमेंट्स चल रहे थे वो क्या है, इंडिया यूएस की ऑलरेडी ट्रेड पे टॉक चल रही है
है कि नहीं। उस पे मार्केट एक्सेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे, जिसमें यूएसए बोल रहा था कि भाई साहब हम इतना टैरिफ लगाएंगे। आपको मैंने वो अभी समझा रहा था, 2-3 दिन पहले का आर्टिकल में मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि यूएसए ने जो टैरिफ लगाने की बात की है इंडिया के ऊपर, कैसे ट्रेड डील कहीं ना कहीं टॉक चल रही है कि वो कहीं जो टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया के बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ पे, वो कम हो, नहीं तो इंडिया का बहुत नुकसान होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी समझाया था कि किस तरीके से इंडिया अपनी मार्केट भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, राइट। और फिर क्या हुआ था, इतने इंडियंस को डिपोर्ट भी किया है टर्म के सेकेंड टर्म में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा जाने वाला है। क्या ये रिलेशन बहुत ही नॉर्मल होगा या फिर इट विल बी लाइक अ रोलर कोस्टल राइड। तो ये जो अभी सैंक्शन लगाने की बात हुई है, तो ये चीज़ हाईलाइट करता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है। हम एनर्जी जो सोर्स करेंगे, एनर्जी जहाँ से हम खरीदेंगे, एनर्जी इन द सेंस क्रूड ऑयल ही समझिए, तो उसमें हम क्या किसी दूसरी कंट्री के द्वारा डिक्टेट होंगे, या हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को शो करेंगे, हम प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को। फिर ये डिसाइड करता है, ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो ग्रो हो रहे हैं उसको ये और एक्सीड या और प्रमोट करता है। फिर इसी के साथ एक और चीज़ सामने आती है कि क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लेके आएगी, जिससे जो रशिया है और यूएसए दोनों के रिलेशन को मैनेज कर सके। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम ना यूएसए को छोड़ सकते हैं ना हम रशिया को छोड़ सकते हैं। और यूएसए चाहता है कि हम रशिया को छोड़ दें। ये रशिया तो ऑलरेडी, रशिया ने कभी इस चीज़ को बहुत ही पब्लिकली नहीं बोला कि यूएसए को छोड़ो, लेकिन यूएसए और यूरोपियन यूनियन हमेशा यही चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि रशिया से दूरी बना के रखो, रशिया से दूरी बना के रखो, मतलब दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। तो उसी के रेफरेंस में अब पॉइंट उठता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी जिससे हम दोनों रिलेशन को मेंटेन कर पाएँ। तो ये एक बेसिक मीनिंग थी इस पूरे आर्टिकल की, क्या है कैसे है। अब मैं डिस्कस करता हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। अब क्रूड ऑयल में एक स्टैंडर्ड होता है, एक ग्लोबल बेंचमार्क होता है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। दूसरा होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। थर्ड होता है दुबई ओमान ऑयल। मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल एक तरीके से ऐसे समझिए कि आपका एक रिवर है, राइट। एक रिवर एक्स है, दूसरा रिवर वाई है। अगर एक्स रिवर से कोई तेल निकल रहा है उसे ब्रेंट क्रूड बोलेंगे, वाई रिवर से निकल रहा है तो उसे इधर से मतलब एक नेम दे दिया गया कि वो उस कंट्री के लिए ज़्यादा यूज़फुल है या उस कंट्री में उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो ब्रेंट क्रूड है ये कहाँ से, नॉर्थ सी से सोर्स किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्थ सी से तेल निकाला जा रहा है उसे ब्रेंट क्रूड ऑयल जनरली कहते हैं। ये लाइट एंड स्वीट क्रूड होता है। कभी भी स्वीट दिखे ऑयल में तो समझ लो सल्फर कंटेंट की बात करी, जितना स्वीट होगा उतना लो सल्फर होगा, और जितना सोर होगा, जितना वो खारा बोला जाएगा तो उसमें सल्फर कंटेंट हाई होगा, और जितना सल्फर कंटेंट हाई होगा उतनी इम्प्योरिटी होगी, और जितनी इम्प्योरिटी होगी ऑयल में उतना हमें रिफाइनमेंट करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसीलिए ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत ही स्वीट कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, लो डेंसिटी होती है, तो ईजिली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। टोटल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का 2/3 जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं इसके प्राइस के द्वारा ट्रेड होता है। तो अगर नॉर्थ सी से ब्रेंट क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है प्राइस का कि भाई साहब हम इस प्राइस पे दे रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करते हैं ये ऑयल कि हाँ हम इस तरीके से इस चीज़ को इतना ट्रेड करेंगे इस प्राइस के ऊपर। तो जो डिसाइड होता है वही वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। वन ऑफ द मेन है किसमें, ब्रेंट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दुबई क्रूड। अभी जो रशियन क्रूड की बात हो रही है वो यूरल्स कहा जाता है, यूरल्स, ठीक है। वो मतलब यूरल से निकाला जाता है, उसका यूरल नाम रख दिया गया है। ये कहाँ पे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहाँ का रीजन है, यूएसए का रीजन। ये बहुत ही लाइट होता है, स्वीट होता है, ये यूएस में प्राइसिंग बेंचमार्क होता है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेंचमार्क हैं। किस चीज़ का बेंचमार्क है, ये प्राइसिंग बेंचमार्क है। अगर हम लोग ब्रेंट लेंगे तो जो ब्रेंट का बेंचमार्क होगा उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर हम WTI लेंगे तो वहाँ का बेंचमार्क, दुबई ओमान लेंगे तो वहाँ का, कहीं ना कहीं ये सोर होता है, ठीक है, मीडियम सोर होता है। मिडिल ईस्ट में इस चीज़ से सोर्सिंग, यहाँ से सोर्सिंग की जाती है। अब क्रूड ऑयल कैसे एक तरीके से काम किया जाता है, तो पहले जो जियो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो एक एरिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। एरिया को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके सोर्सेस को देखते हैं, लोकेट करते हैं क्या कोई ऑयल वेल है। तो ऑयल वेल जब मिलता है तो उसमें ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद केसिंग होती है। केसिंग मतलब क्या होता है, ऐसे पाइपें डाली जाएंगी
जहाँ तक जब ऑयल उन्हें मिल जाएगा, उन्हीं पाइप से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा क्रूड ऑयल को और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है कि मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आप कनेक्ट कर सकें। तो वो क्या निकलेगा पता है उससे? उससे ये जो काला काला देख रहे हो ये क्रूड ऑयल निकलेगा। अब ये जो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होगा उसका यूज़ होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल बनाने के लिए। अब जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी को देखिए कौन कौन सी कंट्री इसकी बॉर्डरिंग है। नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल है, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्थ सी क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि यहाँ से ब्रेंट क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। तो दो चीज़ बोली मैंने, एक ब्रेंट क्रूड, दूसरा नॉर्थ सी। अब आप देखिए क्या इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड लिखा था? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐड ऑन किया इसके अंदर क्योंकि कनेक्टेड था ये आर्टिकल किससे? क्रूड ऑयल के ऊपर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2011, ध्यान से देखिए प्रीलिम्स का सवाल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड इन द न्यूज, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। यस, बिल्कुल है। इट इज सोर्स्ड, अगेन ध्यान से देखो, सोर्स फ्रॉम वेयर? नॉर्थ सी। ध्यान रखिए 2011 का सवाल है ये। इट डज नॉट कंटेन सल्फर। क्या हम बोल सकते हैं सल्फर कंटेंट नहीं होगा? इट इज स्वीट कहा गया, बट क्या लिखा है? वेरी लो सल्फर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एकदम कंटेन होगा ही नहीं सल्फर का, तो सल्फर कंटेंट है। तो इसमें क्या सही हो गया? 1 and 2 इज द राइट वन। बहुत ही सिंपल था। कैसे आपने सॉल्व किया? आर्टिकल चल रहा था किसके ऊपर? रशिया क्रूड ऑयल के ऊपर, राइट? कि यूएसए ने सैंक्शन लगाया। लेकिन अब देखिए मैंने उससे आपको ये चीज़ कैसे समझाई है, इसी तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट 2024 डिफरेंस देखिए 2011 से 2024। तो अब आप समझेंगे पीवाईक्यू की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। बात हो रही है नॉर्थ सी, यहाँ पे पूछा गया, सेम नॉर्थ सी पूछ लिया गया। हाउ मेनी अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। पहली बात तो रशिया नहीं होगी, फिनलैंड है। देखो अब यहाँ पे खुद ही, क्या फिनलैंड यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फिनलैंड भी नहीं होगा। क्या जर्मनी दिख रहा है? जर्मनी तो दिख रहा है। नॉर्वे दिख रहा है? नॉर्वे में दिख रहा है। तो क्या आंसर? ओनली 2। देख रहे हैं कितना, मतलब आपको करना क्या है? आप जनरली क्या करते हो, हमारा मतलब बेसिक आदत होती है, आई हैव सीन बच्चों में, कि एक एटलस उठाएंगे, एटलस में एक सी पकड़ेंगे, उसके आसपास की कंट्रीज पर रट्टा मारेंगे। लेकिन वो जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेवेंस होना चाहिए उसका करंट अफेयर्स से। अगर रिलेवेंस नहीं हो पा रहा है, कभी भी देखो ये नॉर्थ सी ऐसे नहीं पूछ लेगा 2024 में। 2023 में ऑलरेडी टसल चल रहा था, ऑयल के प्राइसेस के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा था, तो इस वजह से ये चीज़ पूछी गई है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। हमें लगता है नहीं आउट ऑफ रैंडम पूछ लगे, कभी करंट अफेयर ऐसे नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर हमेशा स्टैटिक फॉर्म में पूछा जाता है और वही हमें चीज़ समझनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपको मैंने फर्स्ट पेज में ही दिखाया था। पेट्रोलियम रिफाइनरीज और नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, पर्टिकुलरली इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन। अब देखिए होता क्या है, इंडिया क्रूड ऑयल को, मैंने कहा ना वहाँ प्रोसेस क्या था, पहले क्या होगा, केसिंग होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा, राइट? एक्सट्रैक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, रशिया ने मान लो अपना क्रूड ऑयल हमारे पास भेजा, तो इंडिया में जब आएगा तो हम लोग इंपोर्ट करके लाएंगे किसके थ्रू? शिप्स के थ्रू लेके आएंगे। तो शिप्स के थ्रू जब ऑयल आएगा तो उस ऑयल को हम भेजेंगे कहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट्स में। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स में जब वो आएगा तो वहाँ पे हम उसे रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? रिफाइनमेंट मतलब ये होता है उसको साफ करेंगे। क्रूड ऑयल में कितना सल्फर है वो साफ होगा, उसका अलग अलग रिफाइनमेंट होगा, अलग अलग डिग्री पे, और अलग अलग डिग्री पे वो डिफरेंट फ्यूल बनता चला जाएगा। मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये ऑयल का एक्चुअल प्रोडक्शन रशिया में हो रहा है, आ रहा है कितनी दूर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चैलेंज पोज करता है, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंडिया में है, ऑयल आ रहा है रशिया से, तो क्या वही तो लिखा हुआ है ना, लोकेटेड क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के नियर नहीं लोकेट होती हैं। तो ये कैसे इसके ये चैलेंज कैसे पोज करता है इंडिया के लिए? तो पहली बात तो अगेन हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो जाएगी। 85% ऑफ क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्राइस के शॉक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। मतलब एक प्राइस का शॉक आएगा, पूरी इंडिया की जो ऑयल मार्केट है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, सप्लाई डिस्ट्रप्शन के चांसेस हो जाएंगे। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे रशिया पे सैंक्शन लगने की बात हो रही है,
तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हमें जैसे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देख रहे हो, ईरान में जो क्राइसिस चल रहे थे, हमें लगा भाई ईरान का इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ईरान से ऑयल इतना पास होता है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया मिलिट्री लेवल पे, तो क्या होगा, जो इंश्योरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मतलब शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो ओवरऑल भी तो यही कॉस्ट शो होगी ना हमारे पेट्रोलियम के प्राइस में। तो वो इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट वे में प्राइजेस बढ़ा देंगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत इम्पैक्ट करता है, करेंसी प्रेशर भी बहुत इम्पैक्ट करता है। अब जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम लोग जनरली करते हैं डॉलर में करते हैं। डॉलर में कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास 200 रुपये हैं, हमें 200 रुपये का तेल खरीदना है, तो ये नहीं हम 200 रुपये के गांधी बाबा लेके जाएंगे दे देंगे, हाँ, हमें उस 200 रुपये के गांधी बाबा से खरीदने पड़ेंगे डॉलर। हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया ऐसा है, हमारे पास ये 200 रुपये है, ये रखो और हमें डॉलर दे दो, तो हमें $2 मिलेंगे। अब ये $2 जो मिलेंगे, इसी $2 का यूज़ करके मैं ऑयल खरीदूंगा। अब सोचो कि सर 200 रुपये किसको दिए हमने, फिर ये 200 रुपये हमने किसको देंगे, इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं। तो 200 रुपये हमने क्या किया, सप्लाई किया है। अब ये 200 रुपये खरीदेगा कौन, पॉइंट तो ये भी है। अगर ये 200 रुपये खरीदने के लिए लोग नहीं होंगे दूसरी कंट्रीज से, तो क्या होगा, ये जो 200 रुपये की वैल्यू है ये डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि इस 200 रुपये की डिमांड नहीं होगी या रुपीज़ की डिमांड नहीं होगी। डिमांड कैसे होती है, जो करेंसी डिमांड होती है ऐसी तो होती है कि हमने 200 रुपये की जो सप्लाई कर दी है मार्केट में, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो कैसे होगा। और कोई खरीदता क्यों है, वाई वुड समवन परचेज रुपीज़, तभी खरीदेगा जब उसे इंडिया में ट्रेड करना होगा। ऐसा तो है नहीं, अगर इंडिया में एक अमेरिकन को ट्रेड करना होगा तो क्या करेगा, उसके पास $2 है, वो $2 लेके आएगा, कहेगा ऐसा है भैया चलो मुझे 200 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, और वो कहाँ पे है, इंडिया में है, मान लो एक्स प्रोडक्ट। अब इस एक्स प्रोडक्ट को अगर मुझे इंडिया से खरीदना है तो मुझे 200 रुपये चाहिए होंगे, तो मार्केट में तो ऑलरेडी हमने 200 रुपये डाले हुए हैं, तो $2 हम वो खुद दे देगा और $2 देके 200 रुपये लेकर के वो खरीद लेगा हमारे से। ऐसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरा वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है डॉलर में जो इतना हो रहा है, इससे रुपये का डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया को और ऑयल चाहिए होगा, और ऑयल चाहिए होगा तो और ज़्यादा सप्लाई करेगा। ये सप्लाई क्या करेगा, रुपीज़ की सप्लाई करेगा। कैसे, ये खरीदेगा बहुत ज़्यादा डॉलर ना, क्योंकि डॉलर में ही मिल पाएगा हमें। जब एक्सेसिव डॉलर में ये खरीदेगा किसको, ऑयल को, तो उससे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, रुपीज़ की। और अगर रुपीज़ को कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगी, वैल्यू अपने आप डिग्रेड हो जाएगी। यही तो होता है ना, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड ना हो तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस नीचे आने लग जाती है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, अक्सर सुनते हो, हम लोग कोशिश करते हैं लोकल करेंसी में ट्रेड करने की। लोकल करेंसी में ट्रेड मतलब हम लोग एक ऐसी डील कर लें जहां पे रशिया के साथ और रशिया इंडिया आपस में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, जहां पे क्या होता है, आपसी करेंसी में एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया आप हमको रशियन दो, हम आपको इंडियन रुपीज़ दे रहे हैं। मतलब इंडिया वाले जाके बोलें ऐसा है, हमें ऑयल चाहिए आपके पास से, और ऑयल खरीदने का मान लो हमारे पास 200 रुपये हैं, 200 रुपये में बोलेगा भाई 200 रुपये में 150 रुपये लाएंगे, तो 200 रुपये आपने दिया, 150 आपके पास, अब इसी 150 रुपये से आपने खरीद लिया। तो ये चीज़ करने के लिए हमने इनको रुपीज़ दिया ना रशियन को, तो रशियन का रुपीज़ जाके यूएसए में तो यूज़ होगा नहीं, वो तो इंडिया में यूज़ करना होगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन भी दे देता है, प्लस सोल्यूशन भी देता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी क्राइसिस होती हैं उससे बच जाते हैं। इसीलिए ब्रिक्स में करंट में आपको मैंने बताया था, डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात हुई थी कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन्होंने इस बार जो 17th ब्रिक्स समिट हुई है, कहाँ पे हुई है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई थी, हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे जिससे हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर पे कम हो जाए। उसी के रेफरेंस में ट्रंप ने कहा भाई साहब अगर तुमने डी डॉलराइजेशन किया तो हम ना 500, इनके पास मतलब आई हैव सीन दिस गाय ट्रंप, जहाँ देखो सिर्फ 500% से नीचे तो बात ही नहीं होती टैरिफ में, जहाँ देखो 500% लगा देंगे, 500% लगा देंगे। मतलब क्या फूक के इंसान ये काम करता है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो अगेन ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, करेंसी पे प्रेशर बहुत डाल देगा। तो उससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अब इससे क्या होता है, जो रिफाइनरी है उसकी ओवर कैपेसिटी का भी रिस्क होता है और अंडर कैपेसिटी का भी रिस्क होता है। अगर जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है, राइट, अगर ग्लोबल ऑयल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या लेट्स से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और कम होने से क्या होगा कि हम अगर प्रॉपर तरीके से, अगर ग्लोबल ऑयल की डिमांड रशिया से कम हो जाती है,
तो क्या होगा, रशिया के पास एक्सेसिव ऑयल होगा। तो एक्सेसिव ऑयल जब होगा तो हम लोग एक बाईपास करके सोचेंगे चलो एक्सेसिव ऑयल है, बहुत ज़्यादा है, लो प्राइस में हम खरीद लेंगे। लेकिन खरीद करने के लिए हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना उसे प्रोसेस करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएं तब हम लोग प्रॉपर खरीद ही ना पाएँ, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो भी अंडर यूटिलाइज हो सकती हैं। हमारी 100 यूनिट की कैपेसिटी है लेकिन हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, कितना हद से हद यूटिलाइज कर पा रहे हैं 50, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो इंडिया हम लोग पास ज़्यादा स्टॉक नहीं रहता है। अगर हम अपना स्टॉक देखें तो सिर्फ कुछ दिन तक अगर एक बार इंपोर्ट बंद हो जाए क्रूड ऑयल का, तो हमारे पास उतना स्टोरेज नहीं है कि हम एटलीस्ट 1 महीने से ज़्यादा घसीट पाएँ अपने एनर्जी डिमांड को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक चीज़ को भी हाईलाइट करता है कि हमें लोकल स्टोरेज बनाना होगा जिससे हम क्रूड को अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें, और जब कभी प्राइसेस ऊपर नीचे हो तो हम उसका यूज़ करके अपनी डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सकें। अब जैसे ही मैंने कहा कि स्टोरेज, तो स्टोरेज के संबंध में तुरंत एक आर्टिकल आपके दिमाग में आना चाहिए। जब मैंने कहा था फ्यूल स्टोरेज, जब मैंने कहा था बैटरी स्टोरेज, कल ही समझाया था बैटरी स्टोरेज के रेफरेंस में क्या क्या काम कर सकता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज ऑफ बैटरी स्टोरेज। तो वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपको, आई थिंक मैंने बोला था विंड एनर्जी से कनेक्टेड था, फिर एग्जांपल था आपका हाइड्रो पावर। तो ये सारा PYQ है जो आया हुआ था, ठीक है, ये आपको एक बार सर्च करना है, देखना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, अगेन अगर हम लोग बहुत दूर की लॉन्ग शिपिंग डिस्टेंस करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, क्लाइमेट रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, चैलेंजेस फॉर इंडिया है। कब, अगर हम लोग, देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, ऐसा नहीं आपको 6 के 6 पॉइंट यूज़ करना है, आपको यूज़ केवल 2 से 3 पॉइंट ही करना है देख के हिसाब से कि हाँ यहाँ बोल रहा है क्रूड ऑयल के पास रिफाइनरीज नहीं होती हैं तो कैसे चैलेंज पोज करता है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ चैलेंज लॉजिस्टिक होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है GS पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर है आर्टिकल ये। अब देखते हैं बानकचेरला प्रोजेक्ट है क्या। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भाई साहब रिसेंटली जो इंटर स्टेट मीटिंग हुई थी उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन बानकचेरला प्रोजेक्ट पे नहीं हुआ है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो रहा है, फिर भी और अच्छे से एम्फेसाइज भी किया है कि टेक्निकल स्टडीज़ होनी चाहिए और वो टेक्निकल स्टडीज़ के द्वारा ही डिसीजंस को गाइड किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स शुड नॉट गाइड डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये इन्होंने, किसने कहा है, ये रेवंत रेड्डी ने पार्ट अपना कहा है। फिर उसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी चीज़ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे KCR, वो पूरी तरीके से डिसकनेक्टेड थे किस चीज़ से, ये जो आपका बानकचेरला प्रोजेक्ट है। अगेन ये पॉलिटिकल चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये सिर्फ मैंने इस आर्टिकल से कनेक्टेड चीज़ लिखी ताकि एटलीस्ट आप कुछ समझ में आ ही जाए आपको। उन्होंने इस चीज़ को ये भी कहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हो सकती है तो इंटर स्टेट वाटर ट्रीटी क्यों ढंग से नहीं काम कर सकती। क्या ज़रूरी है कि जब वर्ल्ड बैंक बीच में इंटरमीडिएट करेगा, एज अ इंटरमीडिएटरी काम करेगा, तभी इंटरनेशनल रिलेशन काम हो। क्या यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं बन सकता? क्या यहाँ पे हम ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान नहीं समझ सकते, लेकिन ये एक आंध्रा है, ये एक तेलंगाना है, तो क्या इंडिया में जो सेंटर है वो पॉलिटिक्स से हट के बीच में वर्ल्ड बैंक की तरह काम नहीं कर सकता है? दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। क्योंकि आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स सेंटर। तो अगेन इनका ये इनका हेडक है उस चीज़ से जो भी है। इस चीज़ में बहुत डिटेल में आपको पॉलिटिकल लेवल पे नहीं जाना, आपको अभी मैं दिखाऊंगा क्या आपको जाना है एक्चुअल में। तो इन्होंने अपना पार्ट कहा कि भाई साहब इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर एंगेजमेंट हो और तेलंगाना का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। तो एक सिंपल सवाल उठता है, भाई साहब इतनी दिक्कत क्यों हो रही है भाई साहब को, इतना क्या दिक्कत कर दे रहा है बानकचेरला प्रोजेक्ट, आखिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी क्यों का जवाब लेने के लिए अब हम लोग समझते हैं आखिर है क्या ये, ठीक है, क्यों से क्या निकलेगा। अब देखिए जो बानकचेरला प्रोजेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, जो गोदावरी रिवर है, मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैप से भी समझाऊंगा, पहले एक लेमन टर्म में समझा दूँ मैं, नहीं तो मैप समझ ही में नहीं आएगा। मान लो ये गोदावरी रिवर जा रही है, ठीक है। अब ये गोदावरी रिवर पे क्या, गोदावरी रिवर, ठीक है। तो गोदावरी रिवर पे एक प्रोजेक्ट है जिसे पल्लावरम प्रोजेक्ट कहते हैं। पल्लावरम प्रोजेक्ट आपको याद होता है इंद्रापुरी रिजर्वायर, याद आ पाया, तुरंत रिकॉल करिए जब मैंने कहा था एक डैम बना दिया जाता है।
तो यहाँ गोदावरी रिवर पे एक डैम बनाने की बात है, और ये डैम जो होगा उस प्रोजेक्ट का नाम है पल्लावरम प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो बनाया जाएगा इससे वाटर को क्या किया जाएगा, दूसरे जहाँ पे फ्लो करवाया जाए, किसका वाटर, गोदावरी का वाटर। यहाँ पे राइट्स जो लिखा है ना, राइट कैनल, ये राइट कैनल कैसे आएगा, कैनल आएगा आएगा आएगा, और कहाँ तक आएगा, यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर के पास ये आएगा, और यहाँ पे अगेन एक और रिजर्वायर बनेगा जिसे श्री साइलम रिजर्वायर कहते हैं, और वहाँ से बन के ये इन शॉर्ट कहा जाए गोदावरी रिवर का वाटर यूज़ किया जाएगा कृष्णा रिवर में डालने के लिए, ठीक है। किसके थ्रू, कैनल के थ्रू। इतना बहुत ही सिंपल, चलो और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं ले जाऊँगा आपको, इन सिंपल टर्म समझा देता हूँ। गोदावरी रिवर एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ कृष्णा जा रही है, तो आंध्र प्रदेश को लगता है कृष्णा रिवर में कम पानी है, गोदावरी में ज़्यादा है, तो गोदावरी रिवर का पानी उठा के कृष्णा रिवर में डाल दो, और डालने के लिए ही ये पूरा काम हो रहा है। लेकिन अगेन यहाँ कृष्णा रिवर में नहीं डाल रहे हैं, यहाँ डाल करके ये और जो उसके एरियाज हैं वहाँ पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे बानकचेरला एक एरिया का नाम है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मत समझिए, वो बानकचेरला एक एरिया का नाम है, ठीक है। अभी तक भी नहीं समझ में आया तो डोंट टेक टेंशन, अभी आपको जब मैप दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आया, इसलिए मैंने लेमन टर्म में समझाया। अभी के लिए कोलेरू लेक समझिए। कोलेरू लेक क्या है, ये एक नेचुरल लेक है, साथ ही साथ रामसर साइट भी है। ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में ऐसे यहाँ पे ये बनी है, ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पे कोलेरू लेक है, नेचुरली बन गई है, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग रिजर्वॉयर कहा जाता है। मान लो यहाँ बाढ़ आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ बाढ़ आती है यहाँ पानी भर जाता है। इससे क्या होता है, बैलेंसिंग कर देता है, ऐसा नहीं कि बीच में जो गाँव है वो डूब जाएंगे इसमें। अब इससे क्या होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़, फिशिंग टैंक, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इसको ऑल्टर किया है, लेकिन अगेन अभी भी एज अ बहुत ही क्रूशल साइट, एज अ बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है कोलेरू लेक। किस लिए, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके आता है कि भाई साहब कोलेरू लेक को अगर बहुत ज़्यादा हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उससे इम्पैक्ट भी हो सकता है इनवर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे सर इस कोलेरू लेक का रिलेशन क्या है बानकचेरला प्रोजेक्ट से। रिलेशन ये है, यहाँ ये कोलेरू लेक है और यहाँ से ये कैनल अगर इन्होंने निकाल दिया तो कहीं ना कहीं जो कोलेरू लेक के पास वाटर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। तो अगर कम हो गई तो वहाँ पे जो बर्ड्स आती हैं, रामसर साइट का मतलब ये बहुत सारे एवियन स्पीशीज़ होंगी, जो बर्ड्स आती हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड है, वो इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाए, और ज़्यादा हो गया पूरा फ्लड हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं ना कोलेरू लेक किस तरीके से रिलेवेंट है बानकचेरला से। चलिए अब इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। कोलेरू लेक में क्या है, एक आपका ये होम कहा जाता है ग्रे पेलिकन का, ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। जो आपका कोलेरू लेक है ये कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, कोलेरू लेक में कौन सी रिवर आके ड्रेन कर रही है। तो आप देखो क्या कृष्णा डायरेक्टली ड्रेन कर रही है, नहीं, कृष्णा तो अपनी यहाँ पे जा रही है। क्या गोदावरी ड्रेन कर रही है, नहीं, गोदावरी से थोड़ा पानी इधर आ रहा है कैनल के फॉर्म में, कृष्णा से थोड़ा पानी इधर और नेचुरल वे में एक लेक बन जा रहा है। तो मतलब कोई डायरेक्टली नहीं फीड कर रहा है, इसको इन शॉर्ट कहा जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, अगेन ये सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली, देखो क्वेश्चन, डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। आप समझ रहे क्यों कोलेरू लेक पूछा गया 2023 में, क्या ऐसे ही पूछ दिया, इतनी वेटलैंड साइट है क्यों ही कोलेरू को उठाया गया, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर इशू चल रहा था, कृष्णा गोदावरी इशू चल रहा था, तो ये इसलिए कोलेरू जरूरी, मतलब बोलते हैं ना रेलेवेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहा इससे कनेक्टेड ग्रे पेलिकन है, ऐसे डाल सकते हैं क्वेश्चन में, ग्रे पेलिकन कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं कोलेरू से, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। क्या ये फीड करता है, नहीं। मैंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, अगेन कभी भी कोई भी चीज़ अगर यूपीएससी क्वेश्चन में पूछी जा रही है, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है, फ्रेमवर्क होता है। बोलते हैं ना ये वुलर लेक है बिकॉज ऑफ झेलम लेक, लेकिन बहुत ही पासेस, बहुत ही एक तो बोलते हैं लाइट टर्म यूज़ होता है। मैं आपको अगेन अभी आपको लग रहा हो सर लाइट टर्म क्या होता है, लाइट वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही इंटेंस वर्ड जहाँ पे हो, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
ठीक है। जैसे डायरेक्टली मतलब भैया कुछ नहीं, कृष्णा रिवर डायरेक्टली ही कोलेरू को बना दे रही है। जो गंडक रिवर है उसकी मियांडरिंग की वजह से कन्वर लेक बन जाए, बट कन्वर लेक मियांडरिंग से नहीं बन रही, बल्कि कन्वर लेक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मतलब क्या होता है, ये रिवर पास हो रही है ऐसे। अब रिवर का जिस तरह से हम सोते हैं, क्या करते हैं, करवट लेते हैं राइट लेफ्ट, तो मान लो ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, फिर आज से 10 साल बाद इसने ऐसे करवट ली, ठीक है। जब ऐसे करवट लेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये चीज़ क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे एक एरिया बना देगा, ठीक है। ये जो एरिया बनेगा इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। या तो अगर इस तरीके से देखो, ऑक्सबो लेक बनने कोई एक तरीका नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो समझिए। अब क्या हो रहा है, मान लो ये रिवर जा रही है, ठीक है। रिवर क्या कर रही है, रिवर यहाँ से हल्का सा कर्व टर्न ले रही है, ऐसे कर्व टर्न ले रही है, समझ रहे, ऐसे करके। फिर कर्व टर्न लेके फिर वो ऐसे ऐसे यूं आ जा रही है, यू शेप हो रहा है। तो अब जनरली होता क्या है, मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आप समझो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, तो धीरे धीरे क्या होता है, कटने लग जाता है ये एरिया, ठीक है। और जब यहाँ से ये रिवर आ रही है तो ये एरिया जो, जब रिवर का पुश यहाँ पे पड़ता है, इस पॉइंट पे जब पुश पड़ता है ना रिवर वाटर का, तो ये काटने लगता है इस डायरेक्शन में, और काटते 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 पानी इस तरफ से ऐसे फ्लो करने लग जाता है, और ये चीज़ पूरी की पूरी हट जाती है रिवर बॉडी से। तब उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया कि जब रिवर का कोर्स चेंज होता है, करवट लेता है रिवर, तब भी बन जाता है। तो कभी भी ज्योग्राफी में कोई एक स्पेसिफिक तरीका मत रखो कि नहीं सर ऑक्सबो लेक ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं। ऑक्सबो लेक का सिंपल सा मतलब है कि रिवर के कोर्स में जब चेंजेस होते हैं तो एक लेक जो अलग बन के हट जाता है, उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे लिए रिलेवेंस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन इज द राइट वन। अब देखते हैं इस चीज को प्रॉपर पॉइंट क्या है, ठीक है। अब यहां देखिए पोलावरम डैम साइट, आप देख रहे हैं पोलावरम, ये क्या है, प्रकाशम बैरेज। अब इस चीज़ को बहुत एकदम सिंपल रखो, ये क्या जा रहा है, ये गोदावरी रिवर जा रही है, बहुत ही सिंपल। यहाँ से इन्होंने कहा है कि हम एक कैनल बनाएंगे, एक नाला बनाएंगे, और इस नाले से पानी को ला करके कहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक। प्रकाशम बैरेज ये कहाँ पे है, ये एक तरीके से विजयवाड़ा में है। अब जब प्रकाशम बैरेज में आएगा तो यहाँ से इस प्रकाशम बैरेज से इसी पानी को हम लोग ऊपर उठा लेंगे, जिसे हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन में पानी को उठाया जाता है। मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, और रिवर हमेशा ग्रेविटी फ्लो करती है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ये, डाउन स्ट्रीम मतलब ये, मतलब जब रिवर ऐसे जा रही है तो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे तो डाउन स्ट्रीम नहीं है, तो अक्सर क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन का यूज़ होता है कि इस डाउन स्ट्रीम से ऊपर पानी लिफ्ट किया जाता है, किसके थ्रू, पंप के थ्रू। और जब पंप के थ्रू पानी उठाया जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे लिफ्ट बेसिक इरिगेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशम बैरेज और ये जो डैम की इसके बीच में डिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं क्या है पता, ग्रेविटी से पानी आएगा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से इसको अप स्ट्रीम लेके जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अगेंस्ट लेके जाएंगे, कहाँ तक, श्रीशैलम तक। श्रीशैलम, यहीं पे श्रीशैलम है, वहाँ तक लेके जाएंगे। क्या लिखा है, अप स्ट्रीम है। और श्रीशैलम कहाँ पे है, नल्ला मल्ला हिल्स पे है। नल्ला मल्ला हिल्स पे क्या है, श्रीशैलम। मतलब कहने का पॉइंट ये है, पानी नीचे से हम ऊपर पहाड़ पे लेके जाएंगे, और वहाँ से विद ग्रेविटी के साथ हम उसको छोड़ देंगे, कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया बानक चिरला प्रोजेक्ट में, ठीक है। यही बेसिक सा पूरा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, यही लिखा है ना, गोदावरी रिवर वाटर इज डाइवर्टेड टू पोलावरम एंड सेंट टू प्रकाशम बैरेज। यहाँ पे जो पानी आएगा, हमेशा न रखिए, ये बहुत ही ग्रेविटी के साथ आएगा, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा लो लाइंग एरिया है। लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और रिवर हमेशा कैसे फ्लो करती है, जहाँ पे उसकी इंक्लाइनेशन मिलता है, जहाँ पे हल्की सी उसको बोलते हैं ना स्लोप मिलती है, उसी डायरेक्शन में बह जाती है। लेकिन ये स्लोप के अगेंस्ट ऊपर श्रीशैलम पे लेके आएंगे, वहाँ से वो लोग उसको रिलीज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैनल्स में, सब कैनल्स बनाएंगे, आपको मैंने बताया था, है ना, सब कैनल बनाएंगे, कैनल्स बनाएंगे। और क्वेश्चन उठता है, व्हाई इज आंध्र प्रदेश डूइंग दिस, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी है, वहाँ पे इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इरिगेशन पर्पस के लिए पानी की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं तो हर एक इंसान अपना निकालेगा ही इलाज। तो इसी के बगल में क्या है, तेलंगाना है। तेलंगाना को लग रहा है कि भाई गोदावरी कृष्णा में अगर इतना सारा दिमाग लगा दोगे तो पानी तो तेलंगाना पे आने बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कंट्रोल करोगे वाटर को, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई तो आप डिसाइड करोगे पानी कब आना है, कब जाना है। अब यहीं पर नोटिस करिए, कोलेरू लेक, मैंने क्या कहा, यही तो है, गोदावरी रिवर
और कृष्णा रिवर के बीच में कोलेरू लेक। ये क्या एक तरीके से नेचुरल रिजर्वॉयर की तरीके से काम करता है। यहाँ से पानी इधर आके स्टोर होगा, यहाँ से पानी इधर आके स्टोर होगा, और यही एक वेटलैंड साइट बन जाती है। ठीक है, जो दो साइट रेलेवेंट है, पोलावरम डैम साइट, प्रकाशम डैम साइट, यहाँ से पानी आके फिर ऊपर लेके जाएंगे पानी को। और ऊपर लेने मतलब ये मत सोचो ऊपर मतलब पीछे ले जाएंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाएंगे श्रीशैलम के पास, वहाँ से रिलीज कर देंगे कैनल, सब कैनल बना के। कहाँ पर? आपका ये जो पूरा मैंने कहा बानकचेरला पे। ठीक है, अगेन ये इसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगेन तुरंत देखिए, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लोकेशन यूपीएससी 2015 में श्रीशैलम नल्ला मल्ला हिल्स। कितना सिंपल, डायरेक्टली देख कर ही आप बता सकते हो इसको। इसका आंसर भी केवल यही था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है कि हर एक डायरेक्शन में समझिए। श्रीशैलम हिल पे कौन सा टेम्पल बना हुआ है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं आप बहुत ही कनेक्टिव फील करेंगे। अब आर्टिकल देखो, आप खुद ही देखो आर्टिकल कितना था, इतना सा आर्टिकल था। अक्सर आप लोग देखते हो बानकचेरला प्रोजेक्ट बस खत्म, बानकचेरला प्रोजेक्ट क्या है। लेकिन आप देखिए बानकचेरला प्रोजेक्ट के साथ मैंने कनेक्ट किया क्या कि और क्या कौन कौन से उसमें कनेक्टेड की पॉइंट्स हैं। कोलेरू लेक समझाया आपको, वहाँ पे स्पीशीज समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि लेक्स किस तरीके से एज ए नेचुरल रिजर्वॉयर काम करती हैं, ऑक्सबो लेक के बारे में समझाया, फिर इसका पूरा रेलेवेंस आपको समझाया। ठीक है, अब इसके बाद आती है जो दो स्टेट के बीच में बात हो रही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब एक चीज़ खड़ी होती है सामने कि आपको मैंने बताया था जोनल काउंसिल एक वर्ड होता है और इंटर स्टेट काउंसिल। जोनल काउंसिल क्या है? जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी। तो क्या अगर बोला जाए जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर इज नो। लेकिन वहीं पे अगर आपसे बोला सकता है इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आंसर इज यस। तो अक्सर क्या करते हैं, बोलेंगे इंटर स्टेट काउंसिल इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड जोनल काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे तो रिप्लेस करते हैं कि ए जो काम कर रहा है उसको बी वाले काम के साथ रिप्लेस कर देंगे, और बी जो काम करता है उस बी का रिप्लेसमेंट कर देंगे ए जो काम करता है। तो ये रिप्लेसमेंट अक्सर यूपीएससी करता है, कई बार किया हुआ है। ठीक है, तो जो जोनल काउंसिल है वो इसके द्वारा बनाई गई है, किसके? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 कहता है कि जो स्टेट्स हैं उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए, और इसको हेड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। ठीक है, चलो ये सारा इशू सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक और आता है आर्टिकल 262 भी एक बात कहता है कि भाई साहब अगर स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, अगर या 2 से 3 स्टेट, जितनी भी स्टेट हैं, कभी कोई वाटर क्राइसिस होती है, कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है दो स्टेट्स के बीच में, तो उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है। क्या कहा मैंने? पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी वजह से 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट कहा गया, और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि जो वाटर क्राइसिस, कृष्णा वाटर क्राइसिस, कावेरी वाटर क्राइसिस, गोदावरी, मतलब जितनी भी क्राइसिस हैं वाटर की, उन सब में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जाए अच्छे तरीके से। वहीं पे इंटर स्टेट वाटर काउंसिल का नाम आता है। इंटर स्टेट वाटर काउंसिल कोई एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। ऑफिशियल टर्म में जो लिखा गया था वो ये था कि एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए, वाटर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जो मैटर्स को टैकल करेंगे, देखेंगे, अपने डिसीजंस देंगे, कहेंगे भाई ये काम ऐसे होना है तो वैसे ही होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी उससे खड़ा होता है, अगर कभी इस ट्रिब्यूनल्स में कोई चीज़ एक डिक्लेरेशन होता है, या अगर ये ट्रिब्यूनल कहता है कि उसने कोई एक लॉ, एक अपना ना, आप ये समझिए कोई भी अपना ऑर्डर पास किया है, तो क्या वो ऑर्डर बाइंडिंग है? आंसर इज यस, इट इज़ बाइंडिंग। क्या वो अपील कर सकते हैं? उस ऑर्डर को लेके अपील नहीं कर सकते हैं वो स्टेट्स, लेकिन वो स्टेट एक फ्रेश ऑर्डर बना के जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है समझने का। तो जोनल काउंसिल को कौन हेड करता है? यूनियन होम मिनिस्टर हेड करते हैं। टोटल कितनी जोनल काउंसिल है? 5 जोनल काउंसिल है। इंटर स्टेट काउंसिल कितनी है? केवल 1। लेकिन 5 के बाद एक और जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इसी से कनेक्टेड 2024 में सवाल भी आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन भागीदार होता है। तो वहाँ पे आपको दिमाग में होना चाहिए होम मिनिस्टर नहीं होते नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में, वहाँ पे हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, गवर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर दे करके उन्होंने गलत कर दिया था। ये भी बोला गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज़, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल 1971 के एक्ट के द्वारा फॉर्म की गई थी। ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है,
बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक करिएगा, नेट पे डालिए नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल 1971 PYQ UPSC, बस इतना लिखिए मेरे कहने पे, आपके सामने दिख जाएगा मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ आपको कोई भी इंसान पढ़ा रहा है, आप लोग इनफ मैच्योर हैं उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना जस्ट होक्स फैला हुआ है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है। तो किसी भी चीज़ की रेलेवेंस कभी किसी इंसान से मत डिसाइड करिए, आप खुद उस चीज़ को टेस्ट करिए, और टेस्ट करने का एक ही स्टैंडर्ड है। जिस तरीके से ऑयल का मैंने आपको बताया ब्रेंट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वैसे यहाँ का क्या है, आपको PYQ और सिलेबस देखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं सवाल, और थीम रिपीट होते हैं, वो कंटेंट रिपीट होते हैं उसके। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था, जिस तरीके से मैंने आपको अभी ऑयल वाले कंसर्न में बताया कि रिफाइनरीज और जो क्रूड ऑयल होते हैं वो आपस में काफ़ी दूरी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट फेल हो चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या ये शो करता है एक स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल इनएडिक्वेसी, या दोनों को शो करता है। तो इस आर्टिकल को आपको कनेक्ट करना है किसके साथ, ट्राई टू कनेक्ट इट कि स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, किस तरीके से आप इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ क्यों प्रिवेल कर रही है, क्यों आखिर ये फेल हो जा रहे हैं, एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या सबसे बड़ा रीज़न है। तो उसका सबसे बड़ा पहला रीज़न है स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी। पहली बात तो कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि बोल क्या रहे हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो क्या आपने इंटर स्टेट वाटर काउंसिल क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आंसर इज नो। इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, वो इंटर स्टेट वाटर काउंसिल एक्ट 1956 में एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, राइट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्ट्रक्चरल एंड इनएडिक्वेसी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से इनके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं ढंग से, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को देखें, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को देखें, सब पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये एनफोर्समेंट पावर को लैक करते हैं। प्रोसेस बहुत ही इनएडिक्वेट है, ठीक है, इनएडिक्वेट है प्रोसेस। इनएडिक्वेसी भी एक रीज़न है जिस वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सही से सॉल्व नहीं हो पाता और प्रॉब्लम्स नहीं एड्रेस हो पाती, क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप करंटली देख रहे हो, करंट में तेलंगाना कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से भाई साहब डिस्कशन करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्लियरेंस में डिले होता है, वाटर शेड्यूल जो होता है, वाटर रिलीज का शेड्यूल होता है, वो डिले होता है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन होता है कि भाई साहब डिपेंड करते हैं, तुमने हमको बोला चलो पानी नहीं छोड़ेंगे, अच्छा तुमने हमको बोला चलो पानी छोड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ शो करता है कि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है किस तरीके से एक चीज़ें प्रॉपर लेवल पे काम करेंगी, कि हाँ वाटर है, वाटर का इतना स्टैंडर्ड है, इतना पानी इधर मिलेगा, उतना पानी इधर मिलेगा। रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होना कहीं ना कहीं, राइट। तो ये भी कहीं ना एक रीज़न है जिस वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स प्रिवेल करती हैं। ओके, आई होप आपको पिछला आर्टिकल समझ में आ गया हो, पिछले आर्टिकल में जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई। लास्ट आर्टिकल बात करता है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल ही अपने आप में क्वेश्चन आंसर, आप ऐसे समझिए, चाइना ने कहीं ना कहीं ग्लोबल लीड ले ली है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। 2024 में अगर देखा जाए, चाइना ने टोटल जो विंड एंड सोलर पावर का इंस्टॉलेशन किया है वो कहीं ना कहीं पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कंबाइन कर दोगे तो उससे भी ज़्यादा है। 940 बिलियन इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया का देखो 3.4 बिलियन। आप डिफरेंस देख रहे हो, मतलब क्या बोलें, 2 गुना 3 गुना 1000 गुना लाख गुना चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है। अब सवाल उठता है भाई क्यों, वाई, चाइना को इतना क्यों है भाई इतना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एयर पोल्यूशन क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। कहाँ, बीजिंग में। अब क्या एयर पोल्यूशन क्राइसिस इंडिया में नहीं है? इंडिया में आप देख नहीं रहे PM 2.5 क्या होता है? PM 2.5 ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है वो बॉडी के अंदर तक जा सकता है, और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ था। फिर एक होता है PM 10 पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट 10 मैटर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर खून में चला जाए, नॉस्ट्रल्स में ही रहता है। ये कहाँ से जनरली रिलीज होता है? जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसके साथ जब कनेक्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर, फिर बहुत ही हार्मफुल गैसेस बनती हैं। उसी के साथ एक कंटेंट आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा? वो है कोल में। कोल में एक और वर्ड आता है वो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन।
क्या होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? यहाँ पे जो कोल पावर प्लांट होते हैं बाहर उनके एक ऐसे ही एक मशीन रखी जाती है, उस मशीन के अंदर मतलब उनका जो आप बोलते हैं ना वेंट होता है जहाँ से धुआं निकलता है, उस धुएं के ऊपर एक फिल्टर लगा दिया जाता है, फिल्टर समझो, और फिल्टर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम जब मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो जिप्सम में कन्वर्ट होकर के जो हार्मफुल गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जब कम होगी तो वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलेट मैटर कम बनाएगी। क्यों इशू था? इशू इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने 75% जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, मोर देन 75% पावर प्लांट्स को एक्सक्लूड कर दिया कि भाई साहब आपको ज़रूरत नहीं है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाने की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा सल्फर नहीं रिलीज़ कर रहे हो। अब सीइंग करंट मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं, कोल पावर प्लांट्स होते हैं, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को या उतना ज़्यादा अब जिस स्टैंडर्ड्स को बोला जाए या क्राइटेरियाज को बोला जाए, एसओपीज़ को बोला जाए, वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर इतने लोग एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, अगर ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन नहीं लगाएंगे तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा पोल्यूशन के ऊपर, और जब पोल्यूशन पे इम्पैक्ट होगा तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज और ज़्यादा रिलीज़ होंगी, और जब ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होंगी तो जो हमारा प्रोटोकॉल है, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, और जब वो इम्पैक्ट होगा तो हमारा पेरिस क्लाइमेट गोल जो है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। पेरिस क्लाइमेट गोल क्या कहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, ठीक है। तो ये है पूरा क्राइटेरिया, मैंने आपको इन शॉर्ट यहाँ पे समझा दिया। तो अभी मैं समझ रहा था रीज़न क्या है इस पुश का, मतलब क्यों चाइना ने इतना किया। कहीं ना कहीं एनर्जी इनसिक्योरिटी चाइना को भी थी, हमें भी है, हर चीज़ आप हमसे करें क्योंकि बहुत ही सिमिलर है, हमें भी एनर्जी सिक्योरिटी है। अभी रीज़न कैसे है, क्या है, रशिया के साथ हो नहीं रहा है, रशिया, अमेरिका और इंडिया। कैसे? रशिया से हमें ऑयल खरीदना है, अमेरिका कह रहे हैं भाई साहब हम जो है ना आपके ऊपर बहुत तगड़ा लगा देंगे, क्या, सैंक्शन लगा देंगे, तो इम्पैक्ट तो होगा ही ना। तो एनर्जी इनसिक्योरिटी तो हमको भी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत बढ़ रही है, कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं बढ़ रही, मल्टीपल फोल्ड में बढ़ रही है। और जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड दो चीज़ों की हो रही है। एक है कूलिंग के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? बढ़ने का रीज़न अगेन तुरंत आपको साइकिल करंट करनी है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज ऑफ कोल, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, ये सारा रीजन्स है। तो जब ये गर्म करेगा एनवायरनमेंट तो कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जब कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होगी किसकी? कोल की। जब कोल और बर्न होगा तो और गर्मी होगी, तो साइकिल है ना नेवर एंडिंग। तो पहला तो कूलिंग चाहिए हमको, क्योंकि हीट वेव्स ना हो, हीट स्ट्रोक्स ना हो, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि एसी की ज़रूरत हो। सेकेंड है डेटा सेंटर्स। आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्सेस लेवल पे या इतना ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स की इतनी प्रोसेसिंग करता है डेटा कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स लगते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है। तो इस वजह से कहा गया है कि बाय 2050 मतलब अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100% एनर्जी डिमांड होगी, और उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारे ओल्ड ग्रिड्स हैं, जो पावर ग्रिड्स हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं, तो उनको रिन्यूएबल सोर्सेज पे स्विच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज पे स्विच करने के लिए उन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कब होगा? जब प्राइवेट वाले लोग आके इन्वेस्ट करेंगे किसमें? रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में। और ये कब करेंगे? जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट मोटिव नहीं दिखेगा। और इंसेंटिव से तुरंत याद करिए कि 2027 तक बिग ब्यूटीफुल बिल में यूएसए ने ये बात कही है कि हम इंसेंटिव देना बंद कर देंगे किसको? जितने लोग ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उन्होंने दोबारा फॉसिल फ्यूल पे स्विच करने की बात कही है। किसने? यूएसए ने। जितना मैंने कनेक्शन समझाया, दिमाग एक बार दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। चलिए, फिर अब चाइना ने किया क्या? उसने स्ट्रैटेजिक स्टेट प्लानिंग की। कैसे किया? अपनी पॉलिसी उसने 11th 5 ईयर प्लान से ही स्विच कर दी थी। रिन्यूएबल एनर्जी लॉ बनाया, जिसमें एक लीगल बैकिंग मिल गई, सब्सिडी मिली, ग्रिड एक्सेस मिला लोगों को। और जैसे प्रोविंसेस देखा जाए, गंसू, इनर मंगोलिया, जिनसू, ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग जोन बनाए गए अर्ली, कि हम रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे और देखते हैं कैसा हो। जिस तरह से चाइना ने हम इंडिया को लाइव टेस्टिंग जोन बना रखा है, क्या? वेपन टेस्ट करने का।
अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, मेन चीज़ यही हुई थी ना, चाइना के वेपन्स इतने यूज़ हुए थे तो चाइना ने सप्लाई की थी ताकि लाइव टेस्टिंग लैब बन सके। तो जो वेपन्स इंडिया में अच्छे से काम हुए, अब चाइना उसको और स्पॉन्सर करेगा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चाइना के पास पैसा आएगा, उस पैसे से वो और ज़्यादा रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगा। और यही रीज़न है $940 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है चाइना। ठीक है, अब जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, मतलब स्टेट ओन एंटरप्राइजेज क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट ओन करती है। इंडिया में कौन कौन है, डीआरडीओ हो गया, बीएचएल हो गया, एचएएल हो गया, ये सब क्या है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज होती हैं। तो इन जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इन्होंने बोलते हैं ना स्टेट ग्रिड और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो सब कुछ इन्होंने डिप्लॉय किया, किसी प्राइवेट के हाथ में डाला, खुद ही सब कुछ हाथ में लेके कर दिया। क्या इंडिया वैसा कर सकता है? नहीं कर सकता, स्ट्रेट अवे आंसर, क्योंकि हमें पता है हम लोग बुक में तो बहुत बढ़िया हैं, बुक खोलोगे तो एज पर बुक परफेक्ट दिखेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा लैक करती है। क्यों लैक करती है? क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं होता, और दूसरा करप्शन जिंदाबाद। तो ये सारे रीजंस होने की वजह से चीज़ें नहीं सही से काम कर पाती हैं। लेकिन चाइना ने काम किया, चाइना ने लार्ज स्केल लेवल पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन किया और इसी को एक्सपोर्ट भी किया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव से। चाइना ने अपना तो काम किया है, बट यही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी स्मॉल कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया, सॉफ्ट पावर का यूज़ किया। क्या हम वो कर रहे हैं? हम भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग एकदम एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हम लोग भी उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं चला रहे हैं, बट हम लोगों ने डिफरेंट डील साइन किए। जैसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के साथ हमने कहा है कि हम भी आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि आप एक कैरिबियाई कंट्री हो, कैरिबियन नेशन हो, और वहाँ पे होने की वजह से आप बहुत ही प्रोन हो सकते हो अटलांटिक ओशन में अगर कोई भी एक्सेसिव आपको प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ के लिए हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो इंडिया भी वो काम कर रहा है। सेम नमीबिया बात करें, नमीबिया भी अटलांटिक ओशन के राइट साइड पे पड़ता है, नमीबिया के लेफ्ट में अटलांटिक ओशन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए? पहली तो ग्रिड इशू, राइट, ये एक पहला चैलेंज जो चाइना को फेस हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ें जो फेस हुई थी, इसका चाइना ने सोल्यूशन भी निकाला है। फिर क्या होता है, इनएफिशिएंट सब्सिडीज़, इसने क्या किया, ओवर बिल्डिंग की, वेस्टेज भी हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वहाँ भी सब्सिडी दे रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों चीज़ इसलिए लिखी कि आपके पॉजिटिव ना देखो, कहीं ना कहीं इसको आपको दोनों साइड देखना है, जिससे आप कनेक्ट कर सको दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो ये इंडिया में प्रॉब्लम फेस हो रही है, चाइना की चलो छोड़ो, लेकिन अभी इंडिया के रेफरेंस में समझिए। तो जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो ग्रिड एफिशिएंसी और ग्रिड रेडीनेस और एफिशिएंसी फोकस थे। पहले तो प्रॉब्लम ये थी, ग्रिड में इशू था, सब्सिडीज इनएफिशिएंट थी, लेकिन अब क्या किया, हमने सब्सिडी को एफिशिएंट बनाया, ग्रिड को रेडीनेस बनाया। हमने मतलब चाइना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाइना ने ये सारे एक्शंस लिए। अब ग्लोबल रीच और जियोपॉलिटिक्स में चाइना क्लीन एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रहा है 61 कंट्रीज़ में, एआई बेस्ड स्मार्ट ग्रिड्स बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन थोरियम रिएक्टर्स बना रहा है। थोरियम का तुरंत दिमाग में आना चाहिए, थोरियम से कनेक्टेड 2023 में सवाल आया हुआ था। थोरियम क्या है? एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। किससे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट बोलूँ तो क्या है वो, उसके और यूएसए के बीच बहुत टसल चल रहा है। चाइना के पास 70% रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ खड़ी कर देती है सामने। पर देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आर्टिकल्स के जो की पॉइंट्स हैं मैं अक्सर रिपीट कर रहा हूँ। आप एक चीज़ को हमेशा समझिए, डेली डू नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ एकदम नया सरप्राइजिंग आ जाएगा। चीज़ें सेम ही रहेंगी, क्योंकि सिलेबस सेम है। जीएस पेपर 1 का एक सिलेबस है, 2 का एक सिलेबस है, 3 का एक सिलेबस है। तो अगर 2 में कोई सेक्शन है, 3 में एक सेक्शन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का है, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में क्या ही होगा, एक तो बायोडाइवर्सिटी होगी फॉरेस्ट वाला, या तो एक क्लाइमेट चेंज होगा, उसी से कनेक्टेड चीज़ें रहेंगी। तो डू नॉट गो विथ कि नहीं मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। जितना आप नए के पीछे जाएंगे उतनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहेंगे। बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी घट जाएगी। और कब हम अक्सर हमें नई चीज़ें बड़ी एक्साइट करती हैं। ह्यूमन नेचर ये होता है, जितना नया दिखेगा हम लोग कहें हाँ हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आस्क योरसेल्फ। अगर आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे अपना इंपॉर्टेंस कैसे है, वो डिसाइड करने का तरीका PYQ और सिलेबस। इसीलिए मैं बार बार दिखाता हूँ कि ये सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। मैं बार बार कनेक्ट करता हूँ इनकी चीज़, कि आप एक ही आर्टिकल को 10 बार पढ़ो, लेकिन आपको पता हो कि ये स्पेसिफिक पर्टिकुलरली आपके PYQ के लिए रिलेवेंट है, सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। देयर इज़ नो, बोलते हैं ना, हार्म इन इट। ये भी ध्यान रखिएगा। आप भले ही थोरियम को, रेयर अर्थ एलिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो यू विल एंड अप रीडिंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ होता है किसमें? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब एक बात कनेक्ट करिए,
चाइना आज इतना एक्सेल कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था जब रेयर अर्थ एलिमेंट का आर्टिकल समझा रहा था, तो वहाँ पे चाइना ने अर्ली 1930 से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व्स हमारे पास भी है लेकिन प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, उसके ओर्स जो होते हैं उस ओर से एलिमेंट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो चाइना कहीं ना कहीं 70% डोमिनेंट है इसमें। तो डोमिनेंट होने की वजह से जितने भी क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत यूज़ होते हैं। कैसे, जो बैटरीज बनती हैं उसमें क्या लीड कोबाल्ट निकल ये सारी चीज़ें यूज़ होती नहीं होती हैं। अब जैसे ही बैटरी की बात बोली तो इस 2025 में यही सवाल आया था कि बैटरी में एनोड कैथोड में ऐसे सवाल था कि एक एलिमेंट यूज़ होता है, जो मैंने बोला वो एलिमेंट का स्पेसिफिक रेफरेंस था, आप एक बार देखिए आपको मिलेगा। जब जब मैं बोलूँ PYQ आप उसको नोट डाउन करिए, आर्टिकल के एंड होने के बाद आप डालिए कि सर ने बोला था PYQ है, सिंपल वो वर्ड डालो, UPSC PYQ डालो, कोई ना कोई भी कोचिंग से, देयर इजंट एनी रेफरेंस कि नहीं ये कोचिंग अच्छी वो कोचिंग बेकार, सारी कोचिंग अच्छी है, डिपेंड आपके लिए कौन सा फेवर में काम कर रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो कहीं ना कहीं ये पूरा रेफरेंस होता है। अब देखिए यही था, मैंने आपको समझाया रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर एक मेन बात समझाई कि उसने किस तरीके रेयर अर्थ एलिमेंट थोरियम रिएक्टर्स बनाए, ठीक है। इंडिया में भी यही बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर फ्यूल में अब यूरेनियम से थोरियम पे स्विच करेंगे, लेकिन थोरियम पे स्विच करना इज नॉट दैट ईजी थिंग, ठीक। की टेकअवेज क्या थे, चाइना का मॉडल जो है वो ब्लेंड है, सेंट्रल प्लानिंग में, स्केल में, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें शो करता है किस तरीके से चाइना ने एक मॉडल पेश किया एक क्लीन एनर्जी के लिए। अब इंडिया का क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? आप सोचो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे, क्या इंडिया मीट कर सकता है? मीट करने के लिए पहले सोल्यूशन चाहिए होगा, जो कि मतलब अभी मीट नहीं किया है 50%, मतलब हमें मीट करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कल ही आर्टिकल में आपको समझाया था मैंने कि इंडिया में जो उसके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 50% लगा तो लिए हैं लेकिन यूज़ केवल 28% कर पा रहे हैं। हमने सोलर पैनल्स लगाए, विंड एनर्जी लगाई है, उसका जो मैंने कल आपको एक चीज़ कही थी वो है CUF क्या था, यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि मतलब एक अगर कोई हमने डेवलपमेंट किया है, मान लो सोलर पैनल लगाया है, तो उसका CUF मतलब उसका पोटेंशियल है अगर 100 यूनिट का, तो हम लोग केवल कर पा रहे हैं 30-40 यूनिट का। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें केवल दिन में मिलता है, रात में नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी। अब जब मैं कल का आर्टिकल बोलूँ तो कल का आर्टिकल रेलेवेंट था, आपने नहीं सुना होगा तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ज़रूरी नहीं है वीडियो देखो, आप नॉर्मली PDF डाउनलोड करिए, कल का टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडिया को अगर करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। पहला है हमें स्टेट पुश करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मैसिव करना पड़ेगा। हमें जो PSUs हैं, नए PSUs बनाने की होती हैं, लेकिन जो करंट PSUs हैं उनको हमें और अच्छे तरीके से रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको लीड देनी होगी। भैया आप एक तरीके से एज अ लीडर काम करो इसमें। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए जिससे सेल्फ रिलायंस बढ़े, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और बैटरीज में। तीनों से सवाल उठे हैं, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, बैटरीज, किस तरीके से बैटरी स्टोरेज में यूज़ हो सकता है। हमें ग्रिड रेडीनेस अपनी पहले बनानी पड़ेगी अच्छी, जो ओल्ड ग्रिड्स हैं उनको हमें अच्छे से रिफाइन करना होगा। हमें अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी जो कि टेक एक्सपोर्ट हो, ऐसा ना हो कि बस हम अपने सेल्फ रिलायंट हो जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना हो। अगर आप सिर्फ अपना देखोगे तो बाहर से प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना, अपना भी देखो साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट भी करो जिससे मनी आए, फर्दर आगे आप इन्वेस्ट कर सको उससे। पॉलिसी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस होंगे तो जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं वो उतना नहीं इन्वेस्ट करने जाएंगे, भाई साहब इनकी पॉलिसी चेंज हो रही है तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर दें। इनोवेशन पे फोकस कहीं ना कहीं ये हम सीख सकते हैं, हमें स्टोरेज, हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड्स में जब इनोवेशन डालेंगे, R&D अच्छी खासी करेंगे तो वो चीज़ हमें और अच्छे से प्रमोट करेगी। और जब R&D की बात होती है तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि R&D कौन करता है, स्टेम वाले लोग करते हैं। स्टेम में मतलब क्या है, साइंस, टेक, इंजीनियर एंड आपका मैथमेटिक्स। स्टेम में वुमेन का मैंने बताया था, ऑल्दो टोटल बोलते हैं ना ऑफ टोटल दिस थिंग अप्रॉक्सीमेटली 60% जो हैं जो ग्रेजुएट्स वुमेन, उसमें केवल 20 या 15% वुमेन ही केवल आपका जॉब कर पा रही हैं स्टेम में। बाकी वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैंने कनेक्ट की थी।
ठीक है। तो स्टेम कहीं ना कहीं हमें और अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे R&D हो सके। R&D होगा तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो हम लोग अपना जो ये डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी की वो फुलफिल कर पाएंगे, और चाइना के इस ग्रीन मॉडल का सहारा लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन से कनेक्टेड मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसमें सिर्फ वन नाइनर चीज़ समझना है कि आकाश एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसको सक्सेसफुली आर्मी ने टेस्ट कर लिया है। आकाश क्या है, अगेन आप ध्यान से देखिए, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रक होगा, ये रखा हुआ है, वहाँ से कोई इनकमिंग मिसाइल होगी तो यहाँ से छोड़ी जाएगी और छोड़ के लोग मार देंगे। साथ ही साथ ये आकाश एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरीके से भी काम करेगा। जब मैं बैलिस्टिक बोलूँ, आपके दिमाग में तुरंत बैलून आना चाहिए। बैलिस्टिक मतलब बैलून, कि एक बार अगर टारगेट छोड़ दिया तब ये सिर्फ बोलते हैं इसको सिंपल कह सकते हो आप, फायर एंड फॉरगेट, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार अगर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके डायरेक्शन में, लेकिन क्रूज मिसाइल को चेंज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं ऐसा रिमोट कंट्रोल के तरीके से। ये डिफरेंस होता है। तो इन ये जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगा हमारे इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम को, हमारे इंडिजीनियस आकाश डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में, राइट। इसी के साथ एक और चीज़ आती है कि जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1, ये आपकी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि हम इसको भी और अच्छे तरीके से टेस्ट फायर तो हो गया है, लेकिन इसको हम प्रॉपर रेडीनेस में ला करके इन फील्ड लेकर के आएंगे। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इससे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर ऐसा आर्टिकल दिखेगा जिससे हम डीप में जा सकेंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आर्टिकल दोबारा से आएंगे। अभी अगर मैं बहुत डिटेल में चला जाऊँगा तो वो चीज़ उस समय कहीं ना कहीं आपको लगेगी। तो अभी बस इतना ही समझो, आकाश एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ऑलरेडी मैंने आपको कल समझा दिया था। नाउ आई एम गेटिंग प्रिटी मच श्योर, मतलब मोर देन 60% मैं कह सकता हूँ इस आने के इसके चांसेस हैं प्रीलिम्स में। ड्रूज सिटी, कल ही बताया ड्रूज सिटी क्या है, कल ही फिर मैंने आपको बताया कि आखिर ड्रूज सिटी में प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर स्वीडा क्या है, स्वीडा एक जगह है, उस जगह में ड्रूज की पॉपुलेशन रहती है। ड्रूज पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ के जो सीरिया में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ये लोग आर्म रेबिलियन इन्होंने किया, जिसके रिस्पांस में क्या हुआ, सीरिया ने उनको मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए ईरान का सपोर्ट लेने की बात की। तो इजराइल को उससे दिक्कत हुई, इजराइल को लगा कि भाई साहब अगर ये हुआ तो गोलन हाइट से बहुत ज़्यादा वेपन्स जाएंगे तो हमारी सॉवरेनिटी पे दिक्कत आएगी। तो इजराइल ने पहले ही प्रिवेंटिव काम करके सीरिया के ऊपर हमला कर दिया। प्रिवेंटिव जैसे ही बोलूँ, प्रिवेंटिव आपके एक होता है कि वो चीज़ होने से पहले ही केयर कर दी जाए, मतलब घटना बाद में होगी पहले केयर कर लो। तो प्रिवेंटिव में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए हेल्थ केयर से कनेक्टेड सवाल, जिससे मैंने कहा इंडिया प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करना चाहिए। हमारा जो मेन फोकस अभी क्यूरेटिव पे रहता है, बीमारी होगी तब देखा जाएगा। लेकिन अगर हमें हेल्थ फॉर ऑल चाहिए, जो कल मैंने आपको आर्टिकल समझाया था, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ फॉर ऑल से कनेक्टेड सवाल भी आया हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल आज का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।